रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम हमने देखे थे। अलग अलग तरह के नियम थे। वॉल्टॉप ने क्या किया था भाई, वॉल्टॉप ने सिर्फ इतना काम किया था कि जो पुराने नियम चल रहे थे उनको एक नया तरीका दिया था, नए तरीके से उन नियमों को रिप्रेजेंट किया था। तो सारे के सारे किसके नियम बन गए थे, वॉल्टॉप के नियम बन गए थे। ठीक, फिर हमने इक्वेशन भी निकाली थी। वो इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होती है, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही अप्लाई होती है। आज हम बात करते हैं आगे के प्रोग्राम पर। आगे का क्या है देखो भाई, आज हम निकालेंगे मोलर मास और या डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, किसका मोलर मास भाई, सॉल्यूट का। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे हम विलय का मोलर द्रव्यमान, बिल्कुल इजी है। कैसे, we know that what we know that PV is equal to nRT। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं। एंड जो n होता है वो क्या होता है, मोल। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास, दी गई मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। ये किसका होता है भाई, मोल और सोल्यूट। ये किसके लिए होता है, सोल्यूट के लिए। विलय के मोल, ये होता क्या है, विलय के लिए होता है, मोल ऑफ सोल्यूट होता है। तो ये भी गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये विलय की दी गई मात्रा, ये विलय का मोलर द्रव्यमान। हमें क्या निकालना है, एबी तो निकालना है। करो वेरी गुड, अभी आता है एक झटके में। पीवी बराबर ये एम, ये हो गया कैपिटल एम, ये हो गया आर टी। एम निकालना तो इसको इधर ट्रांसफर करो, ये कर दिया भाई। आगे ये हो गया एम आर टी, नीचे की तरफ हो गया पाई बी। बोलो इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट कर दो, अगर सारी वैल्यू पुट कर दो तो आपको सोल्यूट का मोलर मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टी गिवन होगा, आप पता होता है, एम गिवन होगा, पाई गिवन होगा, बी गिवन होगा, एवरीथिंग विल बी गिवन। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, आई गई होगी इंटेलिजेंट तो आपका सबके साथ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो भैया, आ गई होगी आप लोगों को समझ। जरा फटाफट से टॉपिक डालो और यहाँ पर मैडम नीचे कर दी। और आना कैसे है ये तो पता है आप लोगों को। जेरोक्स मारो फटाफट से इसकी, पहुंच करो और फटाफट से कॉपी करो। कर लिया होगा आप लोगों ने, इतनी देर में तो लिखो इसके नीचे। उपरोक्त सूत्र से, उपरोक्त सूत्र से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है बाय अबव फॉर्मूला, बाय अबव फॉर्मूला, बाय अबव फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड। molar mass of solute can be determined. Done. हो गया होगा भी आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अब लिखो न्यूमेरिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है,
वही तो आता है एग्जाम में। न्यूमेरिकल तक किए, पहला न्यूमेरिकल किए। 20 ग्राम NaOH को 20 ग्राम NaOH को 300 ml विलियन में 300 ml विलियन में 300 केल्विन ताप पर 300 ml विलियन में 300 केल्विन ताप पर घोला जाता है। तो विलियन का परासरण दाब एटीएम में ज्ञात करो। विलियन का परासरण दाब एटीएम में ज्ञात करो। आप लोग ये करोगे फटाफट, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। सपोज देखो एट 300 केल्विन टेम्परेचर, at 300 Kelvin temperature 20 gram of NaOH is dissolved. 20 gram of NaOH is dissolved in 300 ml of solution. 300 ml of solution. 300 ml of solution. Calculate osmotic pressure of solution in atmosphere. Calculate osmotic pressure of solution in atmosphere. ठीक, तो बहुत सारे बच्चों ने तो कर ही लिया होगा, बहुत सारे का सब नहीं कर लिया होगा, सब इंटेलिजेंट है। देखो भाई, फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, मेरा तो काम है बताना, मुझे तो अपना काम करना ही है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है भाई, गिवन लिखना है। ऑलवेज आपको गिवन लिखना है, पहले जो पता है ना उनको यहाँ पर टिका दो। क्या क्या पता है भाई हमें? एक तो बी गिवन है, कितना गिवन है? 300 ml गिवन है। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है वो देख लेंगे, वो अलग झंझट है। पहले लिख लो क्या क्या गिवन है। आर लिख दो, काम आएगा वो भी पता है कितना आएगा। चलो इसको बाद में करेंगे, समझाना मेरे को कि कैसे सेलेक्ट करना आपको। वी इतना हो गया, उसके बाद में क्या है भाई, आपको एम गिवन है। एम गिवन है आपको कितना है भाई, 20 ग्राम। ठीक, ये किसका है? NaOH का। उसके बाद में आपको, अरे ऐसा होता है ना फॉर्मूला, हमें T भी चाहिए, R भी चाहिए। R तो पता होता है, N चाहिए। N को निकालने के लिए एक तो M चाहिए होता है और बगल में क्या चाहिए? M भी तो चाहिए। तो NaOH दिया है तो यहां से इसका M भी निकाल लो भाई। ठीक है ना, ऐसा दिमाग लगाना है, हमें दिमाग लगाना तो आता ही हो। अब निकाल लो, इसका तो हो गया 23, ये हो गया 16, ये हो गया 1, टोटल कितना हो गया भाई 40। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब एम का हमारा काम हो गया। टी चाहिए और गिवन भी किया है, कितना किया है भाई 300 केल्विन गिवन किया है, हो गया। टी गिवन किया है, आर हमें पता होता है, एन हो गया, बी हो गया, हमें पाई ज्ञात करना है। अब देखो उसने पाई किसमें दिया है, मतलब पाई किसमें चाहता है वो आपसे, ऐसा ही चाहता है कि किसी और में चाहता है? ऐसा है कि तो उसने मना कर दिया। यहाँ ज्ञात करो, एटमॉस्फेयर में ज्ञात करो, एटीएम में ज्ञात करो। तो ऐसी जब कंडीशन आए तो थोड़ा दिमाग लगाना है। किस पर? आर पर। आर का मान उसमें पुट करना है जिसमें हमें पाई चाहिए हो, ठीक है ना, जिसमें हमें पाई चाहिए हो। तो देखो भाई हमें पाई किसमें चाहिए? एटीएम में चाहिए, एटीएम में। और आपको पता है आर का एक मान एटीएम में भी होता है, कितना होता है लिखो, यूनिट को कन्वर्ट करेंगे भी तो झंझट इसके अंदर। ये हो गया एटीएम, ये क्या होता है लीटर। देखो आर के सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए।
अब आप बच्चे नहीं हो, फाइनल ईयर में आगे हो, सारे मार्क पता होने चाहिए आपके। लीटर एटमॉस्फेयर, पीछे क्या होता है मोल इनवर्स, फिर क्या होता है केल्विन इनवर्स। इतनी बड़ी यूनिट होती है इसकी। अगर मैं ऐसा ही बात करता हूं तो ये बनकर क्या हो जाता है जूल, और ये आगे का परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना भाई, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आर का मान हो गया, हमें पाई किसमें चाहिए एटीएम में चाहिए। हमें दिख तो रहा है एटीएम, लेकिन इसके साथ इतना सारा और दिख रहा है। अभी निकालेंगे सबको, ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई बी बराबर एन आर टी। पाई निकालना है तो वी को ट्रांसफर कर दो भाई उधर की तरफ, ठीक, वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो भाई। एन बराबर क्या होता है, साइड में लिख लो इसको भी, एन बराबर क्या होता है एम अपॉन एन। तो सीधा ही वैल्यू पुट कर दूं मैं, कहां तक डालते रहेंगे। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। आर कितना हो जाएगा इतना, ठीक, ये कितना हो जाएगा 300। अब देखो पीछे की तरफ यूनिट लिख लो इसकी, ये एटीएम, ये लीटर, ऊपर की तरफ क्या आएगा, ये देखो एन है तो सोल्व होकर क्या देगा ये हमें। पहले तो इसकी लिख दो, आर की यूनिट लिख दो भाई सबके साथ। आर की कितनी हो जाएगी, एक तो मोल इनवर्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, साथ में केल्विन इनवर्स आएगा, आएगा। अब ये जो एन है ये सोल्व होकर क्या देगा, ये क्या होता है मोल, तो ये हमें सोल्व होकर क्या देगा मोल देगा भाई। यूनिट सोल्व करना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, गलती मत करना कभी भी, ऐसे ही करना लिख कर, अगर चाहते हो कि गलती नहीं हो तो ऐसे लिख कर करना। ये मोल में आएगा, ये किसमें आता है केल्विन में, तो ये किसमें होगा भाई केल्विन में होगा। ऊपर का मामला निपट गया, अब नीचे का मामला निपटाते हैं। ये बी है, बी देखो किसमें गिवन में 300 ml में गिवन है। अब थोड़ा सा गौर करवा लो इस पर, ये मोल से मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। यहाँ पर देखो इस एटीएम के साथ ये लीटर भी एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर यहाँ कैसे भी करके लीटर बना दें नीचे की तरफ तो लीटर से लीटर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मतलब ये बी है, ये किसमें पुट करना है हमें लीटर में पुट करना है, तो हमारा सारा काम इजी हो जाएगा। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड करते हैं 1000 से। जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.3 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे कन्वर्जन पर आपको ध्यान देना है। तो लीटर से लीटर गया, मोल से मोल गया, केल्विन से केल्विन बन गया। बोलो कभी गलती होगी क्या, ऐसे हो ही नहीं सकती, जिंदगी में कभी नहीं होगी। एटीएम बचा, अब मतलब जो आंसर निकल कर आएगा वो सिर्फ किसमें आएगा एटीएम में आएगा। ये कट गया कितने टाइम, और कितने टाइम कटा है भाई, ये 1 और ये 2, तो 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5। ठीक, इधर की तरफ ये 0.0821 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 300 और ये 0.3। इसको इससे कैंसिल कर देंगे हम तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये रिमूव की 0 रिमूव की कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो सीधा ही लिख दूं मैं यहाँ पर 1000। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा भाई। सॉल्व करने का काम मेरा नहीं, वो आपका है, वो आपको आना चाहिए। ये आंसर किसमें आएगा एटीएम में। मेरा काम सिर्फ बताने तक का है कि ऐसा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, आसान है, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। कर लो फटाफट से। सॉल्व भी करा देता हूं इसको, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 3 हो जाएगा 5, इधर की तरफ कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 0 ही होगा, इधर के कितना हो जाएगा 40 से कितना हो जाएगा 41, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब डिवाइड किससे, ये एक पॉइंट तो ये था और 4 पॉइंट यहाँ से थे, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए 5 पॉइंट हो गए। तो ये 0 लगाए और एक पॉइंट आ गया। ऐसे ही करते हैं सब। आगे इसको और सॉल्व कर लोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कुछ कितना मिल जाएगा भाई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट।
और किस में हो जाएगा, एटीएम में हो जाएगा। कितना आएगा ना, 1 2 3 4 5 यहाँ आना चाहिए। कर लेना सब, देखो कर लो भाई जल्दी। एक क्वेश्चन लिख लो जरा घर से करने के लिए, घर से करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। पूरा दिन फ्री तो बैठे रहते हो घर में, तो घर से करने के लिए कुछ होना चाहिए आपके पास। लिखो जल्दी से, लिखो लिखो। 5 ग्राम शर्करा को 5 ग्राम शर्करा को 100 ml विलियन में 5 ग्राम शर्करा को 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर घोला जाता है, घोला जाता है। तो विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो, विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक, आप लोग भी लिखो 5 ग्राम ऑफ शुगर, 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड, 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of solution, in 100 ml of solution at 27 degree Celsius temperature, at 27 degree Celsius temperature। ठीक, then calculate osmotic pressure of solution, then calculate osmotic pressure of solution। ये हो गया आपके लिए घर का काम। आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स। परासरण दाब के नियमों की सीमा है। कौन कौन सी लिमिट्स ऐसी होती है जो हो तो ही परासरण दाब के जो नियम है वो काम करेंगे भाई। अरे पढ़े थे ना कल, आप बोलते बहुत जल्दी हो गई। हाँ, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, बोलना बिल्कुल भी नहीं है भाई। लिमिट्स ऑफ लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें लिमिट्स पर बात करनी है। तो हमने एक चीज तो बड़े चीख चीख करके थी, बार बार उसको हमने कहा था कि हमेशा विलियन कैसा होना चाहिए। अरे विलियन कैसा होना चाहिए भाई, डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। आई बात समझ में, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, कोई भी जब आप विलय मिलाओगे ना तो उसका संगुणन होना चाहिए, ना ही उसका वियोजन होना चाहिए। ना तो डिसोसिएशन हो, ना ही क्या हो, एसोसिएशन हो। दोनों ही चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन है कि जो विलय मिला रहे हो वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, वाष्पशील नहीं होना चाहिए। वोलेटाइल होने का मतलब क्या है, उड़ना। जैसे कि पेट्रोल क्या होता है, वोलेटाइल होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल को कहीं बाहर रख दो तो धीरे धीरे करके वो उड़ जाता है। मतलब वो कौन सी नेचर का है, वोलेटाइल, मतलब वाष्पशील नेचर का है। ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पदार्थ ले लोगे तो होगा क्या, आपने विलयन बनाया, पता चले थोड़ी देर बाद वो विलय उसमें से गायब हो गया, जब विलय नहीं बचा तो काहे का विलयन और काहे का ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो विलय मिलाओगे, जो सोल्यूट आप मिक्स करोगे वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक, तो 3 कंडीशन होगी, डाइल्यूट बने तब वो बने, न तो एसोसिएशन हो न डिसोसिएशन, न संगुणन न वियोजन। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई भाई, कि जो विलय है और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। लिख लो फटाफट से भाई। नंबर, विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। Solution must be dilute, solution must be dilute। अगली कंडीशन,
विलय का संपूर्ण अथवा वियोजन नहीं होना चाहिए, विलय का संपूर्ण अथवा वियोजन नहीं होना चाहिए। सोल्यूट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, सोल्यूट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। संपूर्ण अथवा वियोजन नहीं होना चाहिए। अगली कंडीशन देखो, विलय अवाष्पशील होना चाहिए, विलय अवाष्पशील होना चाहिए। सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, विलय अवाष्पशील होना चाहिए। ये हो गई लिमिट्स। अब एक अच्छा सा क्या डालना है आपको, नोट डालना है। इसमें 3 चीजें लिखेंगे, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो कभी कभी हमें हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में पूछी जाती है। पहली डेफिनेशन है कि वे विलयन, माना कि मैं 2 विलयनों को कंपेयर कर रहा हूं, ए को और बी को। अगर इस ए विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस बी विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, इसका परासरण दाब इसकी परासरण दाब के बराबर है, तो ऐसे विलयनों को बोला जाता है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, अगर इस ए का परासरण दाब इस बी की तुलना में कम होता है, मैं किसको कंसिस्ट कर रहा हूं, ए को, ए का ज्यादा है बी की कंपेयर में, तो इस ए को बोला जाएगा, यहां तो दोनों को बोला जाता है, यहां तो ये दोनों आपस में क्या है, समपरासरी है, आइसोटोनिक है। अब इस ए का बी से ज्यादा है तो इस ए को बोला जाता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ए को क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक। तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, इस बी को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए का ज्यादा इससे, तो ये ज्यादा वाला है तो क्या हो गया, हाइपरटोनिक। इसका इससे कम है, इसका कम है मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक। ठीक है, अगर बराबर हो तो आइसोटोनिक या समपरासरी। किसी एक विलयन का वाष्प दाब किसी दूसरे से ज्यादा हो, ठीक, किसी विलयन का वाष्प दाब अन्य से ज्यादा हो या दूसरे से ज्यादा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइपरटोनिक कहेंगे, अधिपरासरी विलयन कहेंगे। हिंदी में क्या नाम हो जाएगा भाई, अधिपरासरी, परासरी। और किसी इस विलयन का वाष्प दाब अन्य की तुलना में कम है तो फिर क्या नाम हो जाएगा भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, निम्न परासरी, ये हो जाएगा निम्न परासरी। जैसे इसको अधिपरासरी बोल दो या क्या बोल दो भाई, आप उच्च परासरी भी बोल सकते हैं इसको, उच्च परासरी इसके नाम है। फटाफट से देखो 3 पॉइंट। वे विलयन जिनके परासरण दाब, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखो, the solutions having same osmotic pressures, the solutions having same osmotic pressures are called isotonic solutions, isotonic solutions। सेकंड पॉइंट लिखो, the solution having more osmotic pressure, the solution having more osmotic pressure than other, having more osmotic pressure than other, then it is called hypertonic solution, then it is called hypertonic solution। यदि किसी विलयन का परासरण दाब, यदि किसी विलयन का परासरण दाब अन्य की तुलना में
किसी विलयन का परासरण दाब अन्य की तुलना में अधिक होता है तो इसे उच्च परासरी विलयन कहा जाता है। इसे उच्च परासरी विलयन कहा जाता है। ठीक, अगर लिख नहीं पा रहे हो ना तो वीडियो को पॉज करना और फिर लिखना। अगले पॉइंट लिखो भाई। द सॉल्यूशन having less osmotic pressure than other. The solution having less osmotic pressure than other. Then it is called hypotonic solution. Hypotonic solution. अगले आप लोग लिखो, यदि किसी विलयन का परासरण दाब अन्य की तुलना में कम होता है, तो ऐसे विलयन को निम्न परासरी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को निम्न परासरी विलयन कहते हैं। आई बात समझ में आ गई होगी भैया। ये कुछ डेफिनेशन है जो छोटी छोटी है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ये आज इसी के साथ हमारा परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस परासरण बिल्कुल खत्म हो गया है। इसकी न्यूमेरिकल अगर आसानी कर ली हमने। कल हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ये हमारी मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करवाई थी आप लोगों को। उनमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोसिस या परासरण। उनमें से एक रणों के गुणधर्म होता है। हमने एक रणों के गुणधर्म क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब दूसरी की ओर बढ़ना है। दूसरे का नाम क्या है भाई, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। कल इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए कल का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक, तो कल कोई मिस मत करना। बाकी कल मिलते हैं भाई।